सियासत से सिक्योरिटी तक, रावलपिंडी से तेहरान तक, आज के रन डाउन की 3 बड़ी खबरें और हर खबर के पीछे छुपी है असल कहानी। पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां मुल्क की सियासत में एक बार फिर भूचाल है। पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, यानी सड़कों पर सियासी ताकत का मुजाहिरा होने जा रहा है। लेकिन असल खबर सिर्फ एहतजाज नहीं, असल खबर यह है कि दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। इत्तेहादी एक सफ में है या सफ में खड़े होकर भी एक दूसरे से काफी दूर है। ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि अगर अपोजिशन सड़कों पर हो और हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ रहे हों तो सियासी दर्जा हरारत सिर्फ बढ़ता ही नहीं है बल्कि बेकाबू हो सकता है। क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए नया सियासी इम्तिहान शुरू होने वाला है? लेकिन दूसरी खबर शायद इससे भी ज्यादा हसास है। रावलपिंडी का माल रोड, एक वाकया, चंद लम्हे और फिर कई सवालात। आखिर वहां हुआ क्या? क्या हम सियासी इख्तलाफात में इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब बंदूक उठा लेंगे? जिम्मेदारान को सजा कब मिलेगी? और तीसरी खबर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मशरिक़ वस्ता एक बार फिर कशीदगी के बीच खड़ा है। दुनिया परेशान है और पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। अमन की बहाली के लिए मोहसिन नकवी पहुंचे हैं ईरान। मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाना। तो क्या इस्लामाबाद, ईरान समेत खित्ते के अहम ममालिक के दरमियान कोई पुल बन सकता है? और क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसे वक्त में अमन की कोशिशों में किरदार अदा कर सकता है जब पूरा खित्ता एक नए बहरान के दहाने पर खड़ा हो? रन डाउन में शुमाइला न्याज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबर की जानिब, जो कि है पाकिस्तान के अंदर आते हुए बहुत सारे सियासी मोड़ के हवाले से। इस मोड़ के हवाले से कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे नाजुक और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर गुजरता दिन नया सस्पेंस और गैर यकीनी की सूरत हाल को जन्म दे रहा है। मुल्क बज़ाहिर किसी बड़े सियासी और मुआशी धमाके के दहाने पर खड़ा नजर आता है। एक तरफ 13 अगस्त का मतवक्के एहतजाज और मुल्क भर को डी चौक बनाने की धमकियां, तो दूसरी जानिब 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का जोरदार शोर, गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़तालें और मुआशी बेयकीनी इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा चुकी है। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वाकई खतरे में है या महज सियासी दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली? ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पर्दे के पीछे कौन सा सियासी खेल खेला जा रहा है? अडयाला जेल के कैदी से मुलाकात के तमाम रास्ते बंद होने के बावजूद अदालती दरवाजे मुसलसल खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन इस नए मोड़ पर कई चुपते हुए सवालात जन्म लेते हैं। मुश्किल वक्त में अपने लीडर का साथ छोड़ने का इल्जाम सहने वाले रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त क्यों इतने मुतहरिक नजर आ रहे हैं? क्या वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और क्या बानिए पीटीआई उन पर दोबारा एतबार कर पाएंगे? बहरहाल ये जो सियासी गहमा गहमी चल रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, सीनियर कानून दान भी हैं। इनसे बेहतर हमें इस बारे में कोई बता नहीं सकता। वेलकम करते हैं फवाद चौधरी साहब आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा मुद्दा वैसे यही है कि आपने बेसिकली एक नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो बना रखी है। मैं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इस कमेटी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो जानना चाहूंगी कि वो बेसिकली क्या है, वो कहीं पर डिस्कस नहीं हो रहा। देखो, कोर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लोग जरा हौसला करें और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना हाई रखा हुआ है उसको हम बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए उसको नीचे लाने की सही करें, कोशिश करें। और इसीलिए हमारा ये जो कमेटी है इसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं जो हमारे साथ शामिल हैं। मसलन वसीम अख्तर साहब हैं जो MKM से हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, मैं हूँ, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, फिर शहजाद वसीम साहब हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनका एक बहुत बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और हमारी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त खुसूसन PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस किस्म का एक आई वुड से कि माहौल बना हुआ है,
اس کو ہم کیسے جو ہے وہ نیچے لے کے آئیں، کیونکہ ایک طرف عمران خان ہے جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے سب سے اس وقت بڑے لیڈر ہیں، دوسری طرف پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اتنے فاصلے ہوں پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، کہ اس کی تپش جو ہے وہ ملک کے عوام کو محسوس ہو. اس کو نیچے لانا ضروری ہے اور ہم اسی کے لیے کوشش کریں. ویسے عوام کو تو کوئی اور تپش محسوس ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر متعدد ایسے لوگ ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، لیکن تحریک انصاف کے اندر متعدد ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی تھا اور جنہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں وزارتیں تو انجوائے کی تھی، اور جب عمران خان صاحب کے اوپر بڑا کوئی مشکل وقت آیا، جب ساتھ دینا چاہیے تھا، جب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو آہستہ آہستہ سارے پتے جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو گئے، ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے کروائی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ساتھ چھوڑ دیا آپ نے، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوپن آرم سے آپ کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے فواد صاحب آپ نے جو کہہ دیا ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات پر اعتماد کریں گے؟ پہلی بات تو ہے کہ میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان کو لوگوں نے چھوڑا ہے. میرا تو خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو لوگوں نے انتہا کر دی ہے ساتھ کھڑا ہونے کی. اچھا. جس قسم کا تشدد، جس قسم کی قید و بند کی صحبتیں، جس قسم کا جو ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، آئی ہوپ آپ پاکستان میں ہی تھیں ابھی جی جی بالکل بالکل میں ہوں، میں اگلا سوال بھی آ رہا ہے اسی طرف. جی جی اچھا، لیکن ابھی بھی اگر ہم یہاں پہ ابھی اگر میری پوری بات مکمل ہو جائے، جی جی ابھی تقریباً 34,000 آدمی جو ہے وہ جیلوں میں گیا ہے اور درجنوں جو لوگ ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیے پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. یہاں پہ لوگ بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. یہاں پہ جو لوگوں کا ایک جو مانترا ہے وہ پولیٹیکل سپیس ہے. پولیٹیکل سپیس ملے گی، لوگ پالیٹکس کر سکیں گے، نہیں ملے گی نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کوئی طالبان کے ساتھ یا بی ایل اے کے ساتھ یا پہاڑوں پہ چڑھ کے مقابلے شروع کر دینے ہیں. دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دی پاکستان پالیٹکس. لہٰذا میرے خیال کے اندر جو آپ نے جس طرح کہا کہ لوگوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، اس کے بالکل برعکس بات ہے. لوگوں نے بہت سختیاں برداشت کی بشمول میرے، اور انفارچونیٹلی جو ماحول ہے پاکستان میں اس کے مطابق اپنے فیصلے جو ہیں پولیٹیشنز نے لینے ہیں، انہوں نے اس کے مطابق فیصلے لیے ہیں. اور اسی لیے آج جب ہم عمران خان صاحب سے سال پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ ڈائیلاگ کی بات کرنا ہی غداری ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. بٹ آج 80% جو تحریک انصاف ہے وہ ڈائیلاگ کی حامی. تمام لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے. سہیل آفریدی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، گوہر ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے. ان لوگوں کو تھوڑی دیر ریئلائز ہوا، کیونکہ ظاہر ان لوگوں کے اوپر وہ نہیں گزرا جو پی ٹی آئی کی اصل جو لیڈرشپ تھی، اس کو جس قسم کی تکلیفیں مسائل برداشت کرنے پڑے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ آج تقریباً 6-8 مہینے کے بعد اب یہ لوگ بھی اسی پچ پہ ہیں جس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ویسے آپ نے خود ہی ذکر کیا 34,000 کا، لیکن بار بار جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے عمران خان کی رہائی سے متعلق زیادہ باتیں ہوتی ہیں. شاہ محمود قریشی کے بارے میں یا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں اتنی باتیں نہیں ہوتی کہ ان کو بھی چھوڑا جائے. زیادہ توجہ جو مرکوز رکھی جاتی ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی پر رکھی جاتی ہے. البتہ اگر آپ کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان سے ہو جاتی ہے، آپ کوئی مینڈیٹ لے کر آ بھی جاتے ہیں، تو کیا دوسری جانب بھی آپ کے رابطے آن بورڈ ہیں؟ کیا آپ کی سنوائی وہاں ہو سکتی ہے؟ کوئی مذاکرات آپ کروا سکتے ہیں؟ کوئی بات چیت آپ کروا سکتے ہیں؟ اچھا، ہمارا ایک تو آپ نے بالکل صحیح میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں کو، جو لوگ جیلوں میں گئے اور جو لوگ آج بھی جیل میں ہیں، کوٹ لکھپت میں ہیں، ان کا ذکر ہی تحریک انصاف کے نیریٹو میں نہیں. اور انفارچونیٹلی یہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کا بھی اگر ہم لوگ این ڈی سی میں بات نہ کریں اور ہم لوگ ان کی بات نہ کریں تو ان کے تو نام بھی شاید لوگوں کو یاد نہ. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو تمام جو لوگ جو جیلوں میں گئے ہیں وہ ہماری انیشیٹو کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں.
اب جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب سے جو میری آخری ملاقات ہوئی وہ جولائی میں ہوئی پچھلے سال، اس کے بعد ظاہر کہ پابندی ہے، ملاقاتیں ہوئی نہیں. اس میں میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیے ہم پولیٹیکل پارٹی اور ہمیں ایک پولیٹیکل سپیس کے لیے جدوجہد کرنی، اور وہ تب ہمیں ملے گی جب ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں اور وہ اپوزیشن الائنس حکومت سے بات چیت کرے. وہ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ ہمارے لیے جگہ لینے کی کوشش کرے، اور آپ جو ہے اگر جیل سے باہر آ جائیں تو ہماری پہلی بڑی کامیابی یہ ہوگی. اور صحیح کافی جی کمپلیٹ کیجیے. جب آ جائیں گے اس کے بعد شروع کریں گے. تو ہمارا یہی تھا کہ پہلے جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے ہم اس سلسلے کو وہیں سے ہی شروع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب کے درمیان، حکومتی جماعتوں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کم از کم ایک بات چیت کا آغاز ہو، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے ہے. اس کے لیے جب ہم ملے ایاز صادق صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، اعظم تارڑ صاحب کو اور دوستوں کو جو پی ایم ایل این کے ہیں، ان کو ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیے بات چیت کے لیے ایک ٹیم چاہیے اور ایک ماحول چاہیے. اب آپ کے پاس پی ٹی آئی کے اندر تو موجودہ لیڈرشپ ہے، وہ تو عمران خان کو نہیں جانتی، نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں. تو آپ مہربانی کریں کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیں تاکہ وہ باہر آئیں گے، آپ ان سے بات چیت کر سکیں گے اور وہ عمران خان سے بات چیت کر سکیں گے. تو ہمارا ماڈل ایکچولی یہ تھا کہ کوٹ لکھپت کے لوگ لیڈ کریں اس بات چیت کو، بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ان کو، ہمیں تو لگا کہ وہ بظاہر کنونس ہے ہماری بات سے، لیکن شاید وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. یعنی ابھی بھی جو ہے نا کچھ وقت درکار ہے. لیکن فواد چودھری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو باتیں خیر یہ ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، اب تو شاید وہ جو پردہ جو گرا ہوا تھا ان اختلافات کے اوپر سے وہ ہٹ چکا ہوا ہے، تو ایسے میں یہ جو لانگ مارچ کی، یہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، یہ آپ کو کتنی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اسکول کڈس، ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے. سلمان راجہ زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑے. اسی طرح مشال جو ہیں جو اب سینیٹر بن گئی ہیں، وہ بھی زندگی میں انہوں نے کبھی اپنی بار کی جنرل سیکرٹری کا الیکشن بھی نہیں لڑا ہوا. تو یہ تو ایک حادثہ ہو گیا چونکہ پاکستان کے اندر، اور ان لوگوں کو، اتنے چھوٹے قد کے لوگوں کو اتنے بڑے عہدے دینے پڑ گئے. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بڑا نہیں ہونا، اور the chairs have come down for them, they have not gone up. This is the problem. اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ آگے کیسے ہوگا اور کیا چلے گا، دیکھیں پرابلم یہ ہے، بظاہر حکومت کو یہ جو لانگ مارچ ہے وہ بڑا چیلنج نظر نہیں آتا، لیکن دیکھیے پرابلم کیا ہے. پاکستان کی سوسائٹی ایک بہت زیادہ طویل عرصے سے ایک پولیٹیکل ہیٹ میں ہے، اور اس کی جو شدت ہے اس گرمی کی وہ اب ہر شخص کو محسوس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ خطرات سے خالی نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں گی تو یو ول ریئلائز کہ جو لانگ مارچز کے نتیجے میں، احتجاج کے نتیجے میں مین ایشو ریزالو نہیں ہوتا، ہمیشہ جو پیریفری کا ایشو ہے وہ آپ کا پہلا بن جاتا ہے. آپ فار ایگزامپل اگر آپ پنجاب کے فساد کو پڑھیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئے، وہ اس بات پہ نہیں ہوئے تھے کہ آپ آدھا پنجاب ادھر کیوں جا رہا ہے اور آدھا پنجاب ادھر کیوں جا رہا ہے، وہ رن اوے میرج سے شروع ہوئے تھے. یہاں کلر سیدہ میں پنڈی میں ایک سکھ لڑکے اور مسلمان لڑکی نے شادی کر لی، اور وہاں سے جو ہے وہ 10 لاکھ آدمی جو ہے یہاں ان فسادوں میں مارا گیا. اسی طریقے سے عرب اسپرنگ آپ دیکھیں، وہ جو لڑکا تھا اس کا میونسپلٹی نے آ کے جو اس کا یہ کھانے پینے کا ایک فروٹ کا ایکچولی ریڈی تھی جس کو انہوں نے گرا دیا، اور اس لڑکے نے اپنے تیل لگا کے خود کو تیل پھینک کے اپنے اوپر جو ہے وہ آگ لگا لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6-7 ملکوں میں حکومتیں چلی. تو دا پرابلم ہے کہ آپ کی جب سوسائٹی ایج پہ ہوتی ہے تو اس طرح کا کوئی بھی جو اقدام ہے وہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کیپیسٹی کے وہ کیا کر سکتے ہیں، اٹس اباؤٹ کہ یہ جو سوسائٹی کے اس وقت کے حالات ہیں اس کے تناظر میں حکومت کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ٹھنڈا کرے اور یہ لانگ مارچ کو بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش. اچھا، ویسے آپ بار بار جو ہے نا وہ ڈائلاگ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہونا چاہیے، جو کہ ایک بہتر چیز ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تواتر سے جو ہے نا اچانک
वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी साहब जो है ना वो नमूदार होना शुरू हो गए हैं मुतादिद टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर। तो क्या आप समझते हैं कोई बर्फ़ पिघल गई है, या कोई गिदड़ सिंगी हाथ में आ गई है, या कोई जादुई छड़ी हाथ में आ गई है, या कोई जिन बोतल से बाहर आ गया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो मामले हैं वो हल हो जाएंगे? जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है सुहेल आफरीदी का, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि आई एम वेरी हैप्पी कि यू रियलाइज के पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप की क्या एक्सटेंट है, और अनफॉर्चुनेटली वजीर आला लेवल का जो आदमी है उसका भी टीवी पे आना जो है एक मौजज़ा है, जो आप जिस तरह से बात कर रही हैं। और यही बताता है कि हमारी सोसाइटी के या हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स के हालात क्या हैं, और इसीलिए ये डायलॉग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर सुहेल आफरीदी साहब का टीवी पे आना किसी एंगेजमेंट का नतीजा है, मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अगर वो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करते हैं, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। अगर वो किसी और हुकूमती लोगों से या एस्टैब्लिशमेंट से बात करते हैं, इससे अच्छी बात ही नहीं है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा, सुहेल आफरीदी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं। वो बंदूकें लेके तो नहीं चढ़ सकते वफाक के ऊपर, और वफाक को भी चाहिए कि वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनको वो स्पेस दे। पीटीआई के आपने MNA, पहले तो आपने सारे फॉर्म 47 से रिजल्ट बदल दिए, फिर उसके बाद जो MNA पहुंच गए उनको आपने वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई करवा दिया। अब आप जो 4 बचे भी हैं उनको भी आप हर वक्त दीवार से लगाए रखते हैं। तो मुझे आप बताएं कि इस तरह से जो सोसाइटी है, अगर आप किसी जो है वो बिल्ली को भी बिल्कुल जो है वो लगाएंगे, वो बिल्ली भी आगे से झपट पड़ेगी। आप ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसको आप बिल्कुल दीवार से लगाना तो कोई अक्लमंदी नहीं। लिहाजा एक तरफ तो हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए सुहेल आफरीदी साहब को, और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्हें अगर वो स्पेस देते हैं तो उसको अवेल करना चाहिए। ये जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई बैठा हुआ, जो भी मैं देखता हूँ ना कि आए निकले और अपना ये कर दें और वो कर दें, वो पता चलता है जी वो तो ओंटारियो में बैठा हुआ है, किसी का पता चलता है जी वो टेक्सास में बैठा हुआ है, किसी का जो है वो बर्तानिया में बैठा हुआ है, कोई जर्मनी। हर कोई इनकलाबी लीडर बना बैठा है जहां भी बैठा है। वैसे जो आपको सबसे बड़ा इनकलाबी नजर आता है ना सोशल मीडिया पे, उसकी थोड़ी सी प्रोफाइल चेक करें, या तो जाली नाम होगा या वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर भी बैठ के अपने नाम जो है वो जाली रखे हुए हैं, तो जिनकी अपनी औकात ये है, उनके कहने पे तो नहीं आप स्ट्रेटजीज बनाते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चौधरी साहब, आपने जैसे बात की है कि पाकिस्तान की जो तारीख है वो हमेशा से ऐसी रही है कि हमने दर्जनों बार क्या बल्कि हमेशा से देखा ही ये है कि जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से पाकिस्तान की जो जमातें हैं जो इक़्तिदार में आती हैं और वो फिर जो मुखालफीन होते हैं उनसे बदला लिया जाता है। जब मुखालफीन इक़्तिदार में आते हैं तो वो उनके लिए दायरा कार जो तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक सर्कल बना है, ये जो इस गोल दायरे में हम घूम रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये वाकई जो है ना वो टूटना चाहिए और पार्टीज को जो है ना एक साथ मिलकर बैठकर काम करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली मुल्क ऑलरेडी जो है ना वो बहरान में जा रहा है, आवाम महंगाई में पिस रही है। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक टेबल पे आकर बातचीत नहीं कर सकती तो ये कैसे दावे करती हैं कि हम मुल्क को चलाएंगे? देखो ना, मसला क्या है? मसला ये है कि जैसा आपने भी बात की है महंगाई की। अब आप देखें कि जो आपका फार्मर है, आप इस वक्त किसी भी जगह पे, आप पंजाब में स्पेशली किसी भी एग्रीकल्चर जो अपना आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, आप अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, एक्सप्रेस के नुमाइंदे से, वो आपको बताएगा कि वहां पे जो ठेका है वो 2018-19 की सतह पे चला गया और आपकी महंगाई 200 गुना बढ़ गई है। आप जाके फैसलाबाद में सर्वे करें, सारी आपकी इंडस्ट्री बंद हुई हुई है। आप एक वक्त एक बहुत ही जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक अजाब का शिकार है कि आप खुद एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखती हैं। इस वक्त हुकूमत का सिर्फ फोकस ये है कि वो तेल के ऊपर टैक्स लगा रही है और तनख्वाहदार तबके से वो टैक्स ले रही है। तीसरा कोई इनके पास शोबा ही नहीं है जिससे वो जो है वो अपने को टैक्स ले सके। बिल्कुल 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 सही। अच्छा, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं आपसे आखिरी सवाल, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे जानना, ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बेसिकली जो पॉलिटिकल फ्यूचर है या आपका अभी जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो क्या देखते हैं आप? अपने आने वाले टाइम में कौन सी जमात में अपने आप को देखते हैं, PTI में या इस्तेहकाम पार्टी में या कोई और पार्टी है? देखिए, अगर हमने इस्तेहकाम पार्टी में जाना होता तो फिर मैं भी वजीर होता,
जो सारे हमारे दोस्त बने हैं वजीर, वो उनका प्रोफाइल तो मेरे से ज्यादा तो नहीं था ना, सबसे ज्यादा प्रोफाइल तो मेरा ही था। हमने तो इमरान खान के साथ रहने का एक इंटेंशनल फैसला किया, हमने उनके तरीके इंसाफ में रहने का एक इंटेंशनल फैसला किया है, क्योंकि उसकी एक तो जाती जो उनकी मोहब्बत है वो है, और दूसरी ये है कि हम पॉलिटिशियन हैं, हमें अपने अवाम की जो राय है उसके मुताबिक चलना होता है, अपने हल्के की राय के मुताबिक चलना होता। तो हमारा जो फ्यूचर है वो उसके साथ है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, और वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगी, और आप देखेंगी कि इमरान खान में और रियासती इदारों में जो ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे, और इमरान खान दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे, दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और फवाद चौधरी साहब, लाजिम है कि हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक एक लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के अंदर बातचीत जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जरा सोचिए, रावलपिंडी का माल रोड ये कोई आम सड़क नहीं है, ये पाकिस्तान के अहम तरीन, हसास तरीन और इंतहाई महफूज समझे जाने वाले इलाकों में से एक है। दिन का वक्त है, मामूल की सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दफ्तरों का रुख कर रहे हैं, ट्रैफिक रवां दवा है, सिक्योरिटी एहलकार मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हर गुजरने वाली गाड़ी और शख्स पर इनकी कड़ी नजर है, और फिर अचानक गोलियां चलती हैं। सिर्फ चंद सेकंड्स और पल भर में एक पूरा मंजरनामा बदल जाता है। पुरसुकून फिजा में बारूद की बू फैल जाती है, भगदड़ मच जाती है। एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो चुका है, फायरिंग करने वाला शख्स जवाबी कार्रवाई का निशाना बनता है और मारा जाता है। सायरन बजने लगते हैं, इजाफी नफरी तलब कर ली जाती है और पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। ये 11 अगस्त की सुबह तकरीबन 11:15 का वक्त था। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पेट्रोलिंग टीम मामूल की गश्त पर मौजूद थी। इसी दौरान एक शख्स ने एहलकारों को निशाना बनाते हुए सीधी फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हमला आवर मौका पर ही हलाक हो गया। एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक की गई है, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वो बुनियादी मालूमात हैं जिनकी पुलिस ने तस्दीक की है। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बनकर टीवी स्क्रीन पर चलने लगी। बज़ाहिर कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। एक हमला आवर आया, उसने हमला किया और मारा गया, लेकिन नहीं, असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि एक शख्स का मारा जाना वाक़े का तो इख्तिताम हो सकता है, मगर तफ्तीश का नहीं। असल कहानी तो उस लाश के गिरने के शुरू होती है। इस वाक़े के बाद एक और चीज शुरू हो जाती है, सवालात। सिर्फ सवालात नहीं, बहुत सारे सवालात, और ये सवालात इस कदर संगीन हैं कि उनका जवाब तलाश किए बगैर वाक़े की फाइल को बंद नहीं किया जा सकता। ये शख्स कौन था? वो माल रोड जैसे हाई सिक्योरिटी जोन तक कैसे पहुंचा? उसके पास असलहा कहां से आया? और वो इसे छुपाकर हिसास इलाके में लाने में कैसे कामयाब हुआ? उसने आम शहरियों की बजाय खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम को ही क्यों निशाना बनाया? क्या ये किसी ऐसे शख्स की इनफरादी कार्रवाई थी? कोई जहनी मरीज था? या इसके पीछे कोई इंतहाई मुनज़्ज़म, गहरी और खतरनाक कहानी मौजूद है? वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी और तफ्तीशी इदारों ने हलाक होने वाले हमलावर की लाश को तहवील में लिया और उसकी तलाशी शुरू की। यहीं से इस वाक़े ने एक नया और हैरान कुन मोड़ लिया। ज़राए बताते हैं कि हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर से है। लेकिन जिस चीज़ ने तफ्तीशकारों के होश उड़ा दिए हैं वो मोहम्मद हुसैन की जेब से सामान मिलने वाली अशिया थी। कार्रवाई के बाद हलाक होने वाले मुलजिम के कब्जे से सिर्फ असलहा और गोलियां ही बरामद नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी परचम और चंद इंतहाई अहम दस्तावेजात भी बरामद की गई हैं। एक हमला आवर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करता है, उसकी जेब से एक बड़ी कौमी और सियासी जमात का परचम निकलता है। वो क्या कर रहा था? सिक्योरिटी जराए ने इंकशाफ किया है कि हलाक होने वाला मुलजिम मोहम्मद हुसैन कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा और सरगर्म रुकन था। और मामला सिर्फ एक परचम बरामद होने तक महदूद नहीं रहा।
इसी हवाले से तहकीकात की जा रही हैं और जो इस इब्तदाई शवाहिद सामने आए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है कि हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन पीटीआई की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करता था। ज़राए ये भी बताते हैं कि मोहम्मद हुसैन का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का ये पहला वाक़या नहीं था। माजी के औराक पलटे गए तो ये मालूम हुआ कि हालिया महीनों में होने वाले एहतजाजी धरनों और सियासी हंगामा आराई के दौरान भी ये शख्स पेश रहा था। ज़राए ये भी बताते हैं कि एहतजाजी धरनों के दौरान मोहम्मद हुसैन शदीद इश्तियाल अंगेजी फैलाने, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव करने और मुबैना तौर पर फायरिंग करने के वाक़यात में भी मुलव्विस रहा है। ये इल्ज़ामात पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इंतहाई खतरनाक रुझान की निशानदही करते हैं, जहां सियासी मुखालफत, अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए मज़ीद तहकीकात तेजी से जारी हैं ताकि इस बात का खोज लगाया जा सके कि इस शख्स का असल हैंडलर कौन था। जैसे ही ये खबर और सिक्योरिटी ज़राए के दावे मीडिया की जीनत बने और सियासी ऐवानों में एक भूचाल आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त और इल्ज़ामात बराह रास्त थे। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की सियासत अब पीटीआई का बाकायदा वतीरा बन चुका है। इस जमात ने हमेशा पुरअमन एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पीटीआई के लोग तमाम तर एहतजाज में असलहे से लेस होकर आए। ये लोग पुरअमन एहतजाज पर यकीन ही नहीं रखते, बल्कि इनका बुनियादी मकसद ही तसादुम और रियासती इदारों पर हमले करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिंडी माल रोड फायरिंग के वाक़े को एक आई ओपनर करार दिया जाता है। उनका मजीद क्या कहना था, ये खुद ही सुनिए। पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होके आना। जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई, इसका कोई जवाब नहीं था। इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लेस होके आए, तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते। और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्लह होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, तो ये इनका नजरिया है। ये तशद्दुद में, ये इस तरह की वाक़यात में ये बिलीव करते हैं। उधर दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा कि पीटीआई क़यादत रावलपिंडी वाक़े से बरीजुमा नहीं हो सकती। नफरत इंतशार की सियासत की वजह से ही ये 9 मई का वाक़या हुआ है और ये कल का सानिहा भी इसी वजह से हुआ है। ये इशारा है कि 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। मजीद खुद ही सुन लीजिए। कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पिंडी में पेश आया, जहां पर एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया, हमला किया। सेल्फ डिफेंस में वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जो फायर किया उससे वो जाँ बहक हुआ। साल से पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की क़यादत को ये कहा गया कि आप एहतजाज करें, आप सियासत करें, आप हुकूमत करें, लेकिन नफ़रत इंतशार की सियासत ना करें। नौजवानों के जहनों में ऐसा कुछ ना भरें कि कल वो निकाला ना जा सके। ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्र-ए-ज़ुबान नहीं हो सकती कि उनका इस कारकुन से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलिए, आगे बहुत कुछ है। पीटीआई रहनुमा शफी जान ने तस्दीक कर दी है कि रावलपिंडी माल रोड पर हलाक होने वाला शख्स पीटीआई का रुकन था। शफी जान ने कहा है कि फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक मोहम्मद हुसैन जिला खैबर का रिहायशी और उसका ताल्लुक एमपीए अब्दुल गनी के हलके से है। तहम इसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था और न ही इसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शफी जान ने तो मजीद कहा है कि मेरी अब्दुल गनी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि गुज़श्ता 9 माह से मोहम्मद हुसैन का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इस किस्म के वाक़े को तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ना ये ज़्यादती है। शफी जान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पर फायरिंग की मजम्मत भी की है, जबकि वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने लाने और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि माल रोड फायरिंग वाक़े की फौरी तौर पर एक शफाफ, गैर दराना और आला सतही जुडिशल तहकीकात करवाई जाए।
इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इस वाक़े से मुतालिक तमाम तर तफसीलात सामने आनी चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या पेश ना हो, इसके बारे में यकीन दहानी होनी चाहिए। बहरहाल ब्रेक के बाद बातचीत जारी है, लेकिन यहां लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताएं कि आलमी बसात पर मोहरे बड़ी तेजी से हरकत कर रहे हैं, मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं और मशरक़ वुस्ता की रेत पर एक नई तारीख लिखी जा रही है। इसी अंदरूनी तारीख के बारे में बात करेंगे, जो बज़ाहिर तो दो अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन अगर इनकी तारें जोड़ी जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि खित्ते में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर वकूअ पज़ीर होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी अहम बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं तेहरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात महज एक रस्मी खैर सगाली का दौरा नहीं था। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई है वो इंतहाई गैर मामूली है। ज़राए ने तस्दीक की है कि मोहसिन नकवी अपने साथ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक अहम इंतहाई पैगाम लेकर गए हैं। ये पैगाम दरअसल इस खत्ते में ताकत के नए तवाज़न और पाकिस्तान की कायदाना किरदार की नवीद है। जरा गौर कीजिए, मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को एक ऐसे मुआहदे पर ब्रीफिंग दी है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। यह है मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदा, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पा रहा है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई मुआहदे के ब्रीफिंग के बातचीत जो है वो ईरान से मुतालिक क्यों की जा रही है? यही वो सफारती मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके किसी भी स्ट्रेटेजिक इकदाम से पड़ोसी मुल्क ईरान में कोई भी गलत फहमी पैदा हो। पाकिस्तान तेहरान को ये वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि इस्लामाबाद, रियाज और आंकरा का ये इत्तेहाद खित्ते में किसी के खिलाफ जाहिरियत के लिए नहीं है, बल्कि मजमूई इस्तेहकाम के लिए है। हम खित्ते को ब्लॉक्स में तकसीम नहीं करना चाहते, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इस ब्रीफिंग का नतीजा क्या निकला? ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल इंतहाई पॉजिटिव था। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनका ये जुमला पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। इस बात का सबूत है कि तेहरान इस्लामाबाद के इस एतमाद में लेने के इक़दाम को कदर की निगाह से देख रहा है। लेकिन कहानी का असल क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक तरफ ये मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीकी मीडिया से बातचीत हुए एक ऐसा बम गिराते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर किसी बड़े अमन मुआहदे या समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। क्या यह कोई मामूली बात है? बिल्कुल नहीं। ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर वजीर का यह कहना कि गुज़श्ता 2 या 3 रोज के इशारे बता रहे हैं कि फ्री कैंप समझौते के बिल्कुल करीब है, इस बात की निशानदही करता है कि इस्लामाबाद के पास ऐसी इंटेलिजेंस और सफारती मालूमात मौजूद हैं जो आम आवाम की नजरों से ओझल हैं। अब इन दोनों खबरों को मिलाकर देखें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहदा, ईरान को इस एतमाद में लेना और अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया डील की खबरें ब्रेक करना। क्या पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी किस्म के बैक चैनल या सालिस का किरदार अदा कर रहा है? मशरक़ वुस्ता की सियासत दहाइयों बाद एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। साल 2026 के आखिरी चंद महीने खित्ते के लिए काफी फैसला कुन साबित होने वाले हैं। पाकिस्तान इस वक्त शतरंज की बसात की वो चालें चल रहा है जो मुस्तकबिल में इसके लिए स्ट्रैटेजिक और मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी, और हम आप तक इस बसात की हर चाल की अंदरूनी यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सूरत हाल किस करवट बैठती है इस पर हमारी नजर रहेगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले रनडाउन में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।